तो उसी में हम आज खास तौर से दलित आबादी की बात कर रहे हैं कि आज के समय में जो 90% आबादी है किस तरह से दलित बन चुकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि खाली अब जो दलित है वो एक जाति नहीं रह गई है, बल्कि दलित एक बड़ा वर्ग हो गया है। दलित का वर्गीकरण जो है थोड़ा चेंज हुआ है। तो आज के समय में दलित कौन है और कैसे हैं, इसके संबंध में हम थोड़ा सा मतलब संक्षेप में आज के उसमें चर्चा करेंगे, जितना अपनी 10-15 मिनट की सीमा में हो सकता है। तो दलित का जो अर्थ है, सबसे पहले हम शंकराचार्य की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे शंकराचार्य थे, उन्होंने जो मधुराष्टकम ग्रंथ है उसमें से उसके द्वैत से लिया है। द्वैत से लिया है उन्होंने, मतलब जो है श्री कृष्ण को भी दलित बोला। दलितम मधुरम कह करके श्री कृष्ण को उसमें संबोधित किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो यदुवंशी उसको कहते हैं, यादव लोग कहते हैं कि वो हमारे भगवान हैं। तो यहाँ पर वो उनको एक तरह से वो दलित हैं क्या, इसीलिए मतलब उनके लिए जो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अपना भगवान कहते हैं। कल जो नारा लगाया गया, आपने देखा होगा, किसान आंदोलन हुआ मुजफ्फरनगर के अंदर, बड़ा किसान आंदोलन था। तो उसके नेता जो है राकेश टिकैत थे। उन्होंने एक नारा लगाया उसमें कि आने वाले समय में जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, ये नारा लगाया जाएगा। इसका मतलब जो है हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे किसानों की, ये उस पर नारा लगाया गया। तो ये लड़ाई पहले भी लड़ी गई, तो उसका मतलब क्या था? इधर श्री कृष्ण की बात होती है, उधर हर महादेव की बात होती है। यानी राम को छोड़ करके बाकी का जो हिस्सा है उसके लिए जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, क्या उस हिंदुओं के उस हिस्से को हथियाना चाहती हैं? जैसे कि पुरातन काल में आप जानते हैं कि जो संप्रदाय होते थे, जो आज इनको हिंदू बोला जाता है, उसमें पहले हिंदू ऐसे नहीं थे, बल्कि शैव थे, उसमें वैष्णव थे, उसके अंदर जो शाक्त थे, जो शक्ति की देवी की पूजा करते थे। तो इस तरह के जो बहुत सारे उसमें संप्रदाय थे अलग अलग। और फिर बाद में जो मध्यकाल के अंदर भी संप्रदाय बने। तो उनका जो वर्गीय विभाजन जो है समय समय पर बदलता रहा है। तो आज जो वर्गीय विभाजन है, जो चूंकि दलित पहले से भी एक जाति नहीं थी, चूंकि दलित का जो क्या नाम है, जो वर्गीकरण हुआ था वो डॉक्टर अम्बेडकर के समय में हुआ था। और बाबू जगजीवन राम ने भी एक दलित वर्ग संघ के नाम से मतलब वहां पर राजनीति शुरू करी थी बिहार में। तो ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपनी पार्टी बनाई थी, उसका नाम दलित पार्टी नहीं था ना, उसका नाम तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। तो शेड्यूल कास्ट की जो स्थापना हो रही है, शेड्यूल कास्ट का नाम जो आया है, वो तो जो है बाबा साहब के समय से वो शुरू हुआ था। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट कोई जाति नहीं है, क्योंकि वो अनुसूची बनाई गई थी, और उस अनुसूची के अंदर जो जातियां थी डिप्रेस क्लास की, उनको जो है उसमें दलित माना गया था। और इसी तरह से उसका दलित जो संबोधन जो शुरू किया, वो खाली अनुसूचित जातियों के लिए नहीं था, बल्कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिसमें मतलब ओबीसी भी आते हैं, जिसमें आदिवासी भी आते हैं, और जिसमें ये भी आते हैं, उनका मतलब था सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे भी जो पिछड़ी हुई हैं, जिनको दबाया गया है, उनके लिए जो है दलित जाति बोला गया था। तो दलित जातियां थी, वो दलित जाति नहीं थी। आज जो दलित को एक अनुसूचित जाति या मतलब अछूत जाति समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज दलित जो है, दलित का मतलब है जो उपेक्षा जिसकी की गई है, जिसको दबाया गया है, जिसको प्रताड़ित किया गया है, ऐसी मतलब जो लोग हैं। और तो लोग तो अकेला होता है, लेकिन लोगों का समूह जो होता है वो जाति के रूप में प्रदर्शित होता है। तो आज जो जातियां हैं, उनको किस किस को प्रताड़ित किया जाता है? तो आज की सरकार के खिलाफ बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समूह जो लामबंद हो रहे हैं, वो उनको सबको डॉक्टर अम्बेडकर की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी उनकी लड़ाई लड़ी, जो उपेक्षित वर्ग थे, महिलाओं की लड़ाई लड़ी। और जो हाशिए पे पड़े हुए लोग थे, जो आर्थिक रूप से मतलब दबाए हुए थे, जो मतलब सामाजिक रूप से जिनको दलित बनाया गया, छूत बनाया गया था, और जिनको आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से उनको कमजोर कर दिया गया था, तो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ी और उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी। उससे काफी मतलब लोगों का विकास हुआ। और आज डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्वीकारता है, धीरे धीरे सारे वर्गों में और सारे क्षेत्रों में बढ़ती चली जा रही है।
तो भारत में दलितों की जो कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे पहले सशक्त रूप से अगर किसी ने उठाया था, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज के प्रणेता उस समय से माने जाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की थी। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था बाबा साहब अम्बेडकर 1951 से, अपनी कुर्सी से भी इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। उसके लिए पिछड़े वर्ग के जो अधिकार थे, अनुच्छेद 340 जो संविधान में जोड़ा गया है, वो उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनके लिए आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछाड़ा गया था, उनके लिए आयोग बनवाना चाहते थे। जिस तरह से आज मतलब एक आवाज उठ रही है जाति जनगणना की, कि जिससे पता लग जाए कितने लोग मतलब जो पिछाड़े हुए हैं, कितने लोग अगड़े हैं, ये जो उसमें जाति जनगणना से पता लग जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है जो जातियां पहले दलित थी वो आज भी दलित बनी रहे, जो जातियां पहले उच्च जाति की थी वो आज भी बनी रहे, ऐसा मतलब जो है इसके लिए इस तरह के आयोग और सेंसस हुआ करते हैं। तो सेंसस बहुत जरूरी है करना। तो इसीलिए जब उस समय नेहरू जी ने उनके कहने पर जब अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं उठा बनाया और महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल की बात करी कि उनके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो जब वो नहीं बनाई गई उनके लिए, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो उसके हिसाब से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके हिसाब से दलित थे, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले आवाज उठाई। और उनके हिसाब से महिलाएं भी दलित थी, क्योंकि उनके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। जब यही बात कही जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, वो दलितों की लड़ाई लड़ी, तो महिलाओं की लड़ाई लड़ी, तो महिलाएं भी दलित बन गई। जब उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी तो पिछड़े भी दलित बन गए। तो दलितों के प्रकार मतलब, और उसमें दलितपन की मात्रा में कमी बेशी हो सकती है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पिछाड़ी गई हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनकी शैक्षिक स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो इस तरह से उनको ज्यादा उसमें डिग्री का फर्क हो सकता है, लेकिन वो उनको सबको मानने के लिए दलित ही माना जाएगा। तो आज सभी प्रकार के दलितों को अंबेडकर और उनके संविधान की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि जब भी कोई आंदोलन हो रहा है तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर का संविधान उनके हाथ में होता है। और देखिए कल भी जब मतलब उसमें आंदोलन हो रहा था, तो राकेश टिकैत भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए हुए नहीं भूले। और उसके साथ साथ जो क्या नाम है, जो बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश की, लोग कह रहे थे कि उनका समर्थन नहीं है, लेकिन जो उसके प्रवक्ता हैं भदौरिया जी, उन्होंने उसका समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि उनके जो कानून हैं ये वापस होना चाहिए, सरकार को वापस करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर हों या डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीति करने वाली पार्टियां हों, सारी उस किसान मतलब ये का जो प्रदर्शन हुआ था कल, उसके साथ थी। और सारे उपेक्षित लोगों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी राजनीति हमेशा रहती है। तो ये जो है यहाँ पे एक प्रतीक के रूप में हम मतलब कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की जिनको जरूरत है वो सारे लोगों को हम दलित कह सकते हैं। हाल के वर्षों में उनकी स्वीकारता सभी क्षेत्रों में बढ़ी है। अगर आप देखेंगे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सिलेबस के बारे में बात करते हैं, उनको बहुत दिनों तक डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को तो रखा ही गया था जिनकी लड़ाई लड़ी डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को भी बहुत समय तक, लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। खासतौर से जो कांग्रेस पे इस बात का जो आरोप लगाया जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उन्होंने अपना जो एमबीबीएस का जो सिलेबस है उसके अंदर अभी बड़ा चर्चा में है, उसमें सिलेबस में एक प्रथम वर्ष में एक सिलेबस में डॉक्टर अम्बेडकर को जोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ उन्होंने विवेकानंद और हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय, इनका सिलेबस में रखा हुआ है कि इनकी विचारधारा को उसमें पढ़ाया जाएगा। उसका काफी विरोध भी हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज डॉक्टर अम्बेडकर को जो क्या नाम है, जो उनके आरएसएस के जो आइकॉन हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय, हेडगेवार, विवेकानंद ने जाति विहीन स्थापना की बात करी थी हिंदुत्व के अंतर्गत रहते हुए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी समाजों के अंदर जाति विहीन समाज की स्थापना की बात करी थी और उनके दूसरे अधिकारों के लिए भी बात करी थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर को उनके साथ जोड़ना एक असंगति है, विसंगति है, ये तो एक चर्चा का विषय है, लेकिन उनको जोड़ा गया है। इसी तरह से दिल्ली सरकार ने भी अपने सिलेबस के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा में डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी पहले से ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये चाहे इसको आप वोट की राजनीति कह सकते हैं,
तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर वोट जो है डॉक्टर अम्बेडकर के साथ आजकल हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ वोट हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो समुदाय है वो मतलब जो है उनको अ, जो दलितपन उनके अंदर बढ़ रहा है, और वो सभी आज आरक्षण की भी मांग करने लगे हैं। दलित भारत की सभी पार्टियां अंबेडकर को मानती हैं। दक्षिण भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, वो जो कभी दलित आइकॉन कहे जाते थे बाबा साहब अम्बेडकर, आज सारी पार्टियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानती हैं और उनको जो है पूरा सम्मान देती हैं। जो पार्टियां जाति जनगणना और आरक्षण का विरोध कर रही हैं इस समय, वो जो अधिकतर तो ऐसी पार्टियां जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती थी, जो जाति जनगणना का विरोध करती थी, जो आरक्षण का विरोध करती थी, वो सब सत्ता से बाहर होते चले जा रहे हैं। और जो हैं वो आगे आने वाले समय में सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऐसा मतलब जो है लग रहा है। तो आज के समय में दलित कौन है और कैसे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो राजनीतिक रूप से जो इसकी परिभाषा है दलित की, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित किए गए हैं, जो दबाए गए हैं जो लोग, उनको दमित लोगों के लिए ही दलित कहा जाता है। तो वो आज जिनको धीरे धीरे करके जो पहले से दबाए हुए थे, जो पहले व्यवस्था के मारे हुए थे, जिनको कहते थे मनुवादी व्यवस्था के मारे हुए हैं, वर्ण व्यवस्था के मारे हुए हैं, मनु, तो उसके कारण उनको जो दलित बना दिया गया, सामाजिक रूप से अछूत बना दिया गया है। तो ऐसे लोगों को उस समय दलित हो गए थे। दलित कोई परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिवर्तन होता है किसी देश के अंदर, वैसे वैसे दलित तो रहते हैं, लेकिन दलित वो जो पहले दलित थे उनकी मतलब उसमें हैसियत में बदलाव आ जाता है। तो आप जैसे देखते रहेंगे, देखते होंगे कि पहले जो है जो मुस्लिम थे यहाँ के शासक रहे हैं, आज मुस्लिम जो है दलित की श्रेणी में आ गए हैं। आज लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस देश के अंदर आज जो है एक तरह से जो मुस्लिम समाज है वो अपने को दलित से भी बदतर समझ रहा है। उनका शैक्षिक स्थिति दलितों से भी खराब है, उनकी प्रशासन में दलितों से भी कम भागीदारी है। इसलिए आप जब आप सच्चर आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने खुद बोला है कि इनकी जो स्थिति है वो दलितों से भी ज्यादा गई बीती है। तो इस तरह से आप जो दूसरे समुदाय हैं, जो जैसे पिछड़ी जातियां जिनके लिए बोलते हैं, उसमें बहुत सी अति पिछड़ी जातियां ऐसी हैं जिनका सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से अभी विकास नहीं हो पाया है, और दलित और आदिवासियों से भी उनकी जो हैसियत है वो पीछे चली गई है। इसी तरह से आप जो सवर्ण वर्ग में देखेंगे, जिनको कभी मतलब उच्च जातियां बोला जाता था, तो उच्च जातियों के लिए सरकार ने खुद माना है कि उच्च जातियों के अंदर 10% ऐसी जातियां हैं जिनका निम्न स्तर हो गया है, वो अपने स्तर से गिर गई हैं नीचे और वो दलित बन गई हैं। इसलिए भारत सरकार ने भी उनको 10% आरक्षण दिया है। वो कितना सही है कितना गलत है, ये तो जाति जनगणना के बाद ही पता लगेगा कि सही दिया है कि गलत दिया है। लेकिन ये माना है, सरकार ने खुद माना है कि 10% जातियां जो उच्च जातियां थी, जिनको सवर्ण बोला जाता था, उसमें 10% जातियां दलित बन गई हैं, तो वो भी आरक्षण की श्रेणी में आ गई हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित लोग दलित बनते हैं, ये बात जो है इस चीज से सिद्ध यहाँ पर होती है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण मिला था। जिन जातियों का जो है शैक्षिक आधार, मंडल कमीशन लें, चाहे काका कालेलकर आयोग रहें, चाहे पहले मतलब जो है आपका जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बाबा साहब के साथ में लंदन में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, या पूना समझौता हुआ हो, सबका आधार जो है एक पिछड़ापन रहा है। सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन, ये सारे जो पिछड़ेपन हैं जिनकी मतलब राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है, जो शासन प्रशासन में उनका स्थान है ही नहीं, कभी उन्होंने नेतृत्व किया ही नहीं है, वो उनको नेतृत्व के लायक समझा ही नहीं जाता है। प्रतिष्ठानों के अंदर उनके लिए एक मजदूर की हैसियत से रखा जाता है। किसी भी, चाहे आर्थिक प्रतिष्ठान हो, चाहे मतलब आपका मतलब ऑफिस हो, तो उनके लिए नेतृत्व की क्षमता का विकास उनके अंदर नहीं हो पाया। उनको जो है दलित ही माना गया। भले ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाने पर उनका दलितपन दूर नहीं होता है, जब तक उनके लिए राजनीति में नेतृत्व का जो है नहीं मिलता है, क्या नाम, मौका नहीं मिलता है। आरक्षण की मांग इसी आधार पर हमेशा होती रही है और उनको धीरे धीरे करके दलित श्रेणियों की आबादी बढ़ती रही है। और जिन जातियों की जो अनुसूचित जातियां थी, जो जनजातियां थी, जिनके लिए आरक्षण काफी समय से मिला है, उनमें आर्थिक आधार उनका कुछ कुछ लोगों का अच्छा हुआ है, कुछ उनका जो शैक्षिक आधार भी अच्छा हुआ है, और कुछ का जो है राजनीतिक क्षेत्रों में भी मतलब हस्तक्षेप हुआ है। उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व भी किया है।
अब जैसे बहुजन समाज पार्टी जो बनी थी वो उसके आधार पर बनी, और आज बहुजन के नाम पर एक वर्गीकरण किया गया बहुत सारी जातियों का, और एक बहुजन समाज बनाया गया। और उसके नाम पे जो क्या नाम है बहन मायावती हैं, वो अपने को दलित की बेटी बोलती हैं हमेशा। अब बहुजन समाज की लीडर होते भी दलित की बेटी बोलती हैं, क्योंकि वो इसमें अपना स्वाभिमान महसूस करती हैं दलित की बेटी कहने में। तो धीरे धीरे वो जो दलित हैं उनके लिए ब्राह्मण भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी उनका दलितों का नेतृत्व जो है ब्राह्मण भी मांग रहे हैं, मान रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में देखा है कि ब्राह्मणों ने खुद मतलब उनके साथ मिलकर के सम्मेलन किए हैं, और उस तर्ज पे जो है बीजेपी को भी उनका फॉलोअर बन के आज आज से मतलब उनके लिए इसी तरह से ब्राह्मण सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये नहीं कह सकते कि दलित जो है क्या नाम है आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। जो राजनीति के मतलब उसमें आ रहे हैं, नेतृत्व में आ रहे हैं, तो उनको हम दलित नहीं कह सकते हैं। जिन जातियों को राजनीतिक ताकत से बाहर कर दिया गया है वे जातियां दलित हैं आज के समय में। तो राजनीतिक आप देखते होंगे कभी जाटों की राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप हुआ करता था। हरियाणा के अंदर जाट मुख्यमंत्री होते थे, आपके पंजाब के अंदर होते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर होते थे, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आपका यादव जो है होते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर होते थे, बिहार के अंदर होते थे। तो अब वो जो नहीं बन पा रही हैं, जो जातियां राजनीति में नहीं आ पा रही हैं, तो वो उसमें राजनीति में पिछड़ गई, यानी वो दलित बन गई, और वो अपने को दोबारा मांग कर रही हैं और गठबंधन और ये सब तरीके अपना रही हैं। तो इस तरीके से उन जातियों को भी हाशिए से, राजनीतिक हाशिए से बाहर कर दिया गया है। और उसमें से अधिकतर जो जातियां हैं, लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो आरक्षण में जो जातियां आई हैं, कुछ लोग बहुत मलाईदार हो गए हैं, कुछ के पास में कुछ भी नहीं है, हैव नॉट हो गए हैं, तो वो भी हैं। इसी तरह से मजदूरों की जो राजनीति करने वाले जो लोग थे, वो भी जो है उनका जो स्थान है वो खिसक गया है, और वो कहीं पर भी आज मेन स्ट्रीम में नहीं है। वो भी आज दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, कभी नीला और लाल झंडे की बात करते हैं वो लोग। तो इस तरह से जो शारीरिक उत्पीड़न होता है मोटे तौर पर, उनको अब तक दलित माना जाता था, कि जिनके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, वही लोग सब दलित हैं। तो इस तरह से शारीरिक उत्पीड़न ही केवल दलितों की पहचान नहीं है, बल्कि यह अत्यंत कष्टप्रद स्थिति जरूर है। ये सबसे अत्यंत जो दलित हैं, ये उस स्थिति में है जिनके साथ में इतनी एट्रोसिटीज हो रही है, जिसमें वर्तमान समय में जिनके खिलाफ सामूहिक लिंचिंग हो रही है, जिन नागरिक अधिकारों के जिनके ऊपर संकट आ रहा है, जिनके ऊपर सामूहिक जिनकी अवहेलना की जा रही है, उनका उपहास किया जा रहा है उनकी समूहों का, ऐसे समूह भी जो है दलितों की श्रेणी में आने के उनके लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन और आर्थिक और धार्मिक इसमें जिनकी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है, उसमें नेतृत्व की क्षमता है ही नहीं, ऐसे लोगों को भी हम दलित की श्रेणी में ही रख सकते हैं। क्योंकि वो किसी धर्म के हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म के धर्मगुरु नहीं बन सकते। तो ऐसे लोगों को भी हम दलित कह सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है जैसे जो दलित लोग हैं, उन्होंने अपने जैसे बुद्धिज्म का विकास किया, बाबा साहब अम्बेडकर लास्ट में बुद्धिस्ट हुए, तो उन्होंने सभी जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए, चाहे दलित जातियां हों चाहे गैर दलित जातियां हों। तो उन जो जातियों को धार्मिक विकास के लिए उन्होंने अवसर खोले, कि जिनके लिए अब तक जिस धर्म के अंदर जिसके मतलब वो सदस्य थे, उसमें उनके लिए धर्म गुरु बनने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ऐसे लोग जो है बुद्ध धर्म के अंदर धर्म गुरु बन करके उसका धर्म का नेतृत्व भी कर सकते हैं, और अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। इसलिए उनकी जो धार्मिक पिपासा को मिटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उनका एक धार्मिक दलितपन दूर किया था, और उसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म के दरवाजे खोले थे। बाबा साहब ने सभी महिलाओं और सामाजिक स्थिति जो थी उनके लिए, देखिए पढ़ने का अधिकार नहीं था महिलाओं के लिए जिस धर्म के अंदर, जिनको लिए राजनीति में आने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल के नाम पे इस्तीफा दिया। आज महिलाएं प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे दलित महिला हो चाहे ब्राह्मण महिला हो। तो उनके लिए आज जो दरवाजे खोले गए, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत की सारी महिलाएं जो हैं दलित हैं, और वो राजनीति में, समाज में और मतलब सभी क्षेत्रों के अंदर मतलब अपनी हिस्सेदारी बखूबी निभा रही हैं, और निभा ही नहीं रही हैं बल्कि वो नेतृत्व भी अच्छा सशक्त नेतृत्व दे रही हैं। चाहे आज बात करें तो ममता बनर्जी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, या बहन मायावती की बात करें, तो ये तीनों आज बड़ी नेता हैं और बड़ी पार्टियों की। तो इनके लिए हम जो है एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक देन मान सकते हैं। और इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने देश में प्रधानमंत्री बनी, बहन मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी, ममता बनर्जी इस समय सशक्त मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को जो है हराया है बंगाल के अंदर। तो ये एक महिलाओं की
एक जो है सशक्तता यहाँ पर दिखाई देती है। बाबा साहब ने सभी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो प्रताड़ित थे उन समुदायों को दलित माना है, महिलाओं सहित। उनके मार्गदर्शन पर चलकर, जैसे बुद्ध ने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, जैसे दूसरे जो लोग हैं आज पैदा हो जाते हैं, कोई आश्रम चला लेते हैं, कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरी बात मानो। लेकिन बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक मार्ग दिखा सकता हूं, मैं एक मार्गदाता हूं, मैं आपकी मुक्तिदाता नहीं हूं, आपका मतलब कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए अगर अच्छे उचित मार्ग पर चलेंगे, आप मतलब शीलों का पालन करेंगे, तो अपनी बिगड़ी बात बना सकते हैं, अपने दलितपन को दूर कर सकते हैं। तो इन मार्ग पर चलकर उनमें से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों में ताकत बढ़ा दी है। ऐसे लोग जिन्होंने, जो दलित थे और जो पिछड़े हुए थे, उन्होंने मतलब बुद्ध के और अंबेडकर के मार्ग पर चल करके, उनकी बात मान करके उन्होंने राजनीति में हिस्सेदारी ली है, राजनीति में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन में भी मतलब बड़े बड़े पद हासिल किए हैं। उन्होंने न्यायाधीश से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के, और उन्होंने कुलपति से लेकर के, इन क्षेत्रों के अंदर भी जहां पर मतलब कोई सोच नहीं सकता, वहां पर भी अपनी जो पकड़ इन समुदायों ने बनाई है। हालांकि कमी बनाई है, लेकिन मतलब उनका प्रवेश तो उनके अंदर हुआ है। और धार्मिक गतिविधियों में भी उन्होंने ताकत बढ़ाई है। अब हिंदू धर्म में शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, तो बौद्ध धर्म के अंदर बहुत बड़े कुल गुरु तो बन सकते हैं, एक भंते तो बन सकते हैं। इसके अंदर उनकी ताकत भी, धर्म के अंदर भी उनकी बड़ी है। दलितपन के कलंक से बाहर निकालने का प्रयास उन्होंने किया है, और उसमें काफी हद तक उनको सफलता भी मिली है। बाबा साहब ने जो सूत्र दिए थे उसमें, वो बहुत ही मौलिक सूत्र थे, जिससे अपने दलितपन को दूर किया जा सकता है। जब पिछड़े समाज के लोग इसलिए और पिछड़ते चले गए क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को नहीं माना, उन्होंने बुद्ध को नहीं माना, और बाबा साहब के जो सूत्र दिए थे उसको वो मजाक समझते थे। लेकिन वो सूत्र मजाक नहीं है। आज भी अगर उनको जो अपनाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं अपनाएगा तो आज भले ही ऊंचे स्थान पर है, आगे आने वाले समय में वो नीचे स्थान पर खिसक जाएगा। तो उसमें कौन कौन से सूत्र थे? उन्होंने कहा शिक्षा के प्रति झुकाव, इससे उच्च शिक्षा तक प्राप्त करना है, पहले झुकाव पैदा करना है उन लोगों के अंदर। चाहे मजदूर में ही, मजदूर घर में पैदा हुआ है, अगर उसके उसके बच्चे का झुकाव जो है शिक्षा के प्रति हम कर देते हैं और उसको उच्च शिक्षा तक पहुंचा देते हैं, तो वो शिक्षा संस्थानों के अंदर वाइस चांसलर बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो जो है आईएएस बन सकता है, वो बड़ा इंजीनियर बन सकता है, वो मिलिट्री सेना का मतलब सबसे बड़ा नायक बन सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो शिक्षा के बिना नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, और शिक्षित बने, उन्होंने अपना विकास किया जिन्होंने उनके सूत्र को माना। दूसरा उनका था सैद्धांतिक संगठन बनाना। उन्होंने कहा कि संगठन बनाना आना चाहिए, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है तो आपके लिए अपने जैसे लोगों का संगठन बनाना चाहिए, और उसके बाद उसका राजनीतिक स्वरूप भी बनाना चाहिए, और उसके बाद उसकी नेतृत्व क्षमता भी आपके अंदर आना चाहिए। खाली किसी की, दूसरे की पार्टी में जाकर के नीचे लग करके उनकी दरी बिछाने से आपका नेतृत्व विकास नहीं हो सकता, आपकी समाज का विकास नहीं हो सकता, आपका दलितपन दूर नहीं हो सकता। बल्कि अपनी स्वयं की पार्टी बना करके और उनके साथ दूसरे लोगों को जोड़ करके उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास करके आपके दलितपन का दूर, मतलब जो है दलितपन आपका दूर हो सकता है। तो दलितपन उसी दिन से दूर हो जाएगा जिस दिन से आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हो जाएगा। आपके मन में आ जाएगी कि मैं एक नेता हूं, मैं कोई नीचे लग के काम करने वाला नहीं हूं। दूसरा उनका सिद्धांत दिया उन्होंने संघर्ष का। संघर्ष यानी शिक्षा प्राप्त करते समय जब कैसे संघर्ष किया जाता है, कोई ये नहीं कि लाठी चला के किया जाएगा या बंदूक चला के किया जाएगा। संघर्ष जो किया जाता है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। पहले तो अपने दिमाग की जब ताकत है उसको शांत रखने से ही ताकत पैदा होती है, और उसके लिए संघर्ष यानी शिक्षा प्राप्त करके एक समग्र जो एकता है आपके अंदर की, उसको, एकता को और एकाग्रता को लाना, और इससे मेहनत के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, धार्मिक गतिविधियों की जानकारी, सही मार्ग का चुनाव और उसका नेतृत्व, उसमें विकास यानी धर्म का चुनाव भी किया है। तो उसमें इतना ज्यादा चुनाव करो कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की तरह से टॉप तक जाना, मतलब उसके नेता बन जाना, धर्म के किसी के धर्म गुरु बन जाना, यहाँ तक की योग्यता हासिल करनी है। आपको शिक्षा में योग्यता हासिल करनी है तो आपको वाइस चांसलर बन जाना, आपको नेतृत्व में क्षमता हासिल करनी है तो आपको प्रधानमंत्री तक बन जाना। ये सब योग्यताएं हासिल करना, ये था मतलब जो है उसका एक संघर्ष का एक तरीका। आर्थिक गतिविधियों में अगर आपको
ऊपर जाना है तो उसमें प्रबंधन की योग्यता प्राप्त करना, और उसके बाद में किसी इंडस्ट्री की या किसी प्रतिष्ठान का नेतृत्व देना, उसका जनरल मैनेजर बन जाना, ये सारी क्षमताओं का विकास करना, यह संघर्ष कहलाता है। इसी तरह राजनीतिक संगठन के अंदर भी सामाजिक संगठनों का निर्माण करना, सामाजिक संगठनों से एक मतलब राजनीतिक संगठन का निर्माण करना, और राजनीतिक संगठनों के उस नेतृत्व उसमें नेतृत्व प्रदान करना, उचित नेतृत्व प्रदान करना, और उसके ऊपर नियंत्रण कर लेना, और नियंत्रण के द्वारा जब प्राप्त कर लेंगे तो आपको आराम से सत्ता प्राप्त हो जाएगी। और सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता में होते हैं उनको जो है कोई दलित नहीं कह सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था लास्ट में, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता ऐसी चाबी है जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। हालांकि सारी शक्तियां सारी ताकतों से कुछ ना कुछ तो आपको हासिल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक ताकत जो होती है वो सर्वोच्च ताकत होती है। उसी से उसको उसकी ताकत की धर्म को भी संरक्षण की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आर्थिक जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने बैठे हुए हैं, वो भी राजनीति के सहयोग के बिना नहीं चल सकते हैं। इसी तरह से जो आपके शैक्षिक प्रतिष्ठान हैं वो भी राजनीति के बिना नहीं चल सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो सामाजिक संगठन है, आपके ट्रस्ट हैं, वो भी राजनीतिक सहयोग के बिना नहीं चल सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सत्ता के लिए ये सारे संगठन बनाए जाते हैं, और ये सारे संगठनों को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म का और राजनीति का चोली दामन का साथ है। आपका धर्म जब तक सुरक्षित रह सकता है जब तक आपकी राजनीति है, जब आपकी राजनीति नहीं है तो आपका धर्म भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानते हुए हमें इस बात का यहाँ पे एहसास होना चाहिए कि जो दलित बन गए हैं आज, धीरे धीरे करके जो दलितों की संख्या 90% की करीब होती चली जा रही है। अब महिलाओं को ले लीजिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ले लीजिए, जाट भी आज आरक्षण मांग रहे हैं, आज मतलब मराठे भी आरक्षण मांग रहे हैं, आज कापू भी आरक्षण मांग रहे हैं, और आज जो जातियां पिछड़े वर्ग में वो दलित दलित वर्ग में आने की कोशिश कर रही हैं। और आप देखिए 17 जातियां उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही हैं कि हम हमें दलित वर्ग में शामिल करो। कई बार उनकी सूचियां जो केंद्र को भेजी गई हैं वहां से वापस हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें किस बात का द्योतक हैं? एक समय था जब लोग ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे थे। एक 2011 की जनगणना हुई, उसमें जो दलित है 2021 की जनगणना में हुई तो उसमें उन्होंने आवेदन कर दिया कि हम दलित नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। और तीसरे मतलब 21 में जनगणना हुई तो उन्होंने कहा हम क्षत्रिय नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। तो इस तरह से जो जातियां जो अपना स्वरूप बदला करती थी, जाति जनगणना होती थी, कमिश्नर के लिए आवेदन दिया करती थी। लेकिन आज मतलब जो स्वरूप जो बदल रही हैं, जो ऊंची जातियां बनी थी उस समय, वो नीचे आने के लिए स्वरूप बदल रही हैं। ऊपर जाने के लिए आज कोई भी स्वरूप नहीं बदल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा आपका संवैधानिक प्रमाण है कि 10% जो उच्च जातियां हैं जो आरक्षण का विरोध किया करती थी, वो आज आरक्षण को पसंद कर रही हैं, और आरक्षण उनकी मजबूरी हो गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरक्षण और दलितपन जरूरी है, ये देश की मजबूरी है। इन्हीं इन्हीं मतलब चर्चा के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा, और इस टॉपिक को हम फिर कभी आगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे।